नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। नए साल के पहले ही दिन सैनी सरकार ने महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों को राहत और आर्थिक लाभ देकर उन्हें खुश कर दिया। इन्हें आप चुनावी वायदों की रफ्तार तेज करना भी मान सकते हैं। गौरतलब है कि सरकार ने 6 एजेंडे रखे और कैबिनेट में सभी को मंजूरी दी गई। एक बार फिर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का ऐलान करके युवाओं और महिलाओं को रिझाया गया, तो लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार कर 80% से ज्यादा अंक लाए बच्चों की मां को भी 2100 रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया गया। इसी तरह 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए 347 बस कंडक्टरों को पक्का कर उन्हें वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दी गई। यानी सीएम नायब सैनी का आत्मविश्वास अब बढ़ रहा है और मनोहर लाल भी इस पर मुहर लगा चुके हैं। ऐसे में सरकार के इन फैसलों का क्या प्रभाव देखा जाएगा और इसको क्या फायदा होने जा रहा है, इस पर हम करेंगे चर्चा। तो नए साल के पहले दिन सैनी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। महिलाओं से लेकर युवा और युवाओं से लेकर कर्मचारियों तक को बड़ी राहत दी गई है। सैनी सरकार ने 6 एजेंडे को कैबिनेट मंजूरी भी दी है। अब ऐसे में फायदा किसको क्या होने वाला है, किसको कितना रिझाया गया है, सरकार का जो मैनिफेस्टो है उस पर कितना काम हो रहा है, एंड यूजर्स को कितना फायदा मिलता नजर आएगा, खासकर युवा वर्ग को, महिला वर्ग को और बेरोजगारों को। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। 2 दिन पहले आई एक सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य सरकारों की आमदनी की 80% राशि मुफ्त की स्कीमों, कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशनर्स की पेंशन में खर्च हो रही है। विकास के लिए पैसा ही नहीं बच रहा। इसके बावजूद सरकारें चुनावी और सियासी फायदे के लिए अपनी धुन में इन स्कीमों का विस्तार कर रही हैं। नए साल में पहले दिन पहले ही हाफ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 प्रमुख घोषणाएं की। लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार करके एक और आकर्षक फैसला हुआ है कि लाडो लक्ष्मी योजना में अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले बच्चों की मां को भी 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वाई पूरण कुमार की खुदकुशी के बाद रोहतक में इसी मामले में खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने वाले एएसआई संदीप लाठर की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का फैसला हुआ। कामना करता हूं कि ये नया साल सबके लिए सुख, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर के आए। इस साल के दौरान हरियाणा विकास की नई मंजिलें तय करे, सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों में खुशहाली आए। आप सब अपनी मेहनत, लगन एवं निष्ठा के बल पर सतत प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहें। आइए हम नववर्ष के अवसर पर हरियाणा को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लें। गौरतलब है कि बीजेपी की नीतियों के मुताबिक ही महिलाओं के साथ साथ युवाओं पर भी सरकार गौर फरमा रही है। सरकार ने पुलिस में 5500 कांस्टेबल की भर्ती के लिए 11 जनवरी से आवेदन मांगे हैं। 25 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इन 5500 पुलिस कांस्टेबल के पदों में 4500 पुरुषों के लिए, 600 महिलाओं के लिए और 400 पद जीआरपी के लिए होंगे। इसी तरह 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए 347 रोडवेज कंडक्टरों को नियमित करके उन्हें वित्तीय लाभ देने का फैसला हुआ। 2014 से पहले की बात देखें, मेरे ध्यान में आता है लगभग 500 रुपया बुजुर्गों को समान भत्ता देते थे, परंतु बातें बड़ी बड़ी देते कुछ नहीं थे। नीति नहीं थी, नियत नहीं थी। इस प्रकार के झूठ बोलते रहते थे। झूठ बोल करके लास्ट में जाते जाते बोलकर चले गए कि 1000 रुपये हम देंगे, दिया नहीं। वो 1000 रुपया भी हमारी डबल इंजन सरकार ने देने का काम किया।
यानी नायब सिंह सरकार की चुनावी वायदे पूरे करने की रफ्तार बढ़ रही है। हालांकि इन सामाजिक कल्याण योजनाओं के पीछे का मकसद सियासी ही है। ये भी स्पष्ट हो रहा है कि सीएम को डम्मी समझने या आरोप लगाकर उन्हें कमतर आंकने की छवि से भी वो अब बाहर निकल रहे हैं। 2005 में जब भूपेंद्र हुड्डा पहली बार सीएम बने थे तो 2 साल तक तो वो अच्छा भाषण भी नहीं दे पाते थे, पर समय के साथ साथ वो सियासी तौर पर मंझ गए। बाद में इतने महारथी हो गए कि पूरे 2 टर्म सरकार चला गए और कांग्रेस में ही अपने कई विरोधियों का ऐसा इलाज कर गए जो अब तक उबर नहीं पाए। ऐसे ही पूर्व सीएम मनोहर लाल को भी ये कहना पड़ा कि मेरे बारे में कहा जाता था कि मैं मिलता नहीं, किसी की सुनता नहीं। ये सीएम तो मिलता भी है, सुनता भी है, अच्छा सीएम है। यानी यकीनन अब नायब सैनी नायाब बनते दिख रहे हैं। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो हरियाणा सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। फैसले क्या हैं और इनका सीधे तौर पर प्रत्यक्ष लाभ जनता को किस तरह से मिलता नजर आएगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए, पहले आप क्रमबद्ध तरीके से बताएं और लोगों को कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे फायदेमंद होंगे उनके लिए, विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे। सौरभ, पहले तो मैं ये बता दूं, कैबिनेट की बैठक जब बुलाई जाती है विधानसभा सत्र के बाद या किसी खास मकसद से, कई दिन पहले फैसला होता है कि फलां दिन होगी, लेकिन ये मेरे को लगता है ये कैबिनेट की बैठक नए साल के पहले दिन और पहले हाफ में 11 बजे मीटिंग रखी गई। ये 2-3 दिन में ही फैसला हुआ है। शायद कुछ रणनीतिक तौर पर कुछ जरूरी समझा गया होगा। तो पहले दिन मीटिंग हुई कैबिनेट की। हालांकि 2 मंत्री इसमें नहीं थे। पानीपत के महिपाल ढांडा, आज उनका जन्मदिन था, हजारों लोगों की मौजूदगी थी उनके जन्मदिन पे। और ऐसे ही कृष्णलाल पवार, दोनों मंत्री हरियाणा से, दोनों कैबिनेट मंत्री, एक 6 बार का विधायक, 3 बार का, ये 2 मंत्री आज थे भी नहीं। लेकिन मीटिंग हुई, फैसले हुए और ऐसे फैसले हुए, मैं ये कहूंगा पहले दिन पिटारा खोल दिया। बहुत सारे 6 तरह के एजेंडे थे। पहला तो यह है कि लाडो लक्ष्मी योजना महत्वाकांक्षी चुनावी वायदा था, योजना थी। उसमें अब यह फैसला हुआ है कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 80% से ऊपर नंबर लाएंगे, उनकी मदर को भी, उनकी माता को भी 2100 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा जो वाई पूरण कुमार वाला मामला था, बड़ा चर्चित हुआ पूरे देश में, उसमें उसी मामले में पूरण कुमार के बाद एएसआई संदीप कुमार लाठर ने भी खुद को गोली मारकर खुदकुशी की थी। बड़ा बवाल हुआ था ये मामला, मतलब सरकार हिल गई थी। हम ये कहे पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, हरियाणा सरकार हिल गई थी। मनोहर लाल वहां गए थे परिवार को सांत्वना देने, उसके बाद मुख्यमंत्री गए, उनको पुचकारा गया था कि जो हुआ है सरकार जांच तो करेगी, लेकिन आपका ध्यान रखिएगा क्योंकि परिवार की आमदनी का कोई जरिया नहीं था। तो उनकी जो पत्नी है एएसआई की, दिवंगत एएसआई की पत्नी संदीप लाठर की, उनको आज नौकरी देने का मंत्रिमंडल की मोहर लगी है। इसके अलावा 2002 में आप देखिए 22-23 साल हो गए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तब हड़ताल हुई थी 347 बस कंडक्टर को, ताकि बस सेवाएं सुचारू चले। 347 बस कंडक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया था, ठेके पे। तो उसके तब तक कई चुनाव आए, उनके वायदे के किसी सरकार ने पूरे नहीं किए। ये चुनावी वायदा बीजेपी ने किया था 2024 के विधानसभा। ये वायदे भी आज नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हम 31 अगस्त 2024 को इनकी योग्यता को मानकर तब से इसको लागू करेंगे, मतलब एरियर भी मिलेगा और इनको नियमित कर्मचारी नहीं माना जाएगा। इसके जो वित्तीय लाभ है वो भी दे जाएंगे और जो रेगुलर कर्मचारी को मिलते हैं सारी सुविधाएं भत्ते वो भी दिए जाएंगे। और इसके अलावा कांस्टेबल, देखिए बेरोजगारी वाला बड़ा इश्यू है, महिलाओं को तो खुश किया ही। लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार हुआ, 5,500, जैसे अमित शाह जी आए थे अभी पंचकुला में, कुछ दिन पहले की बात है, 8-10 दिन पहले, उन्होंने मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी हम फिर 6,000 और कांस्टेबल भर्ती करेंगे। तो 5,500 कांस्टेबल भर्ती करने का फैसला भी हुआ है। उसमें 4,500 तो पुरुष कांस्टेबल होंगे जनरल ड्यूटी, और 600 जो है वो महिलाओं के लिए पद आरक्षित होंगे, क्योंकि महिलाओं की पार्टिसिपेशन पुलिस भर्ती में बढ़ाई जा रही है, और 400 जीआरपी की। तो कुल मिला के युवाओं को और महिलाओं को तवज्जो दी जा रही है। कर्मचारियों की बात है, जो रोडवेज वाले हैं, कुछ रोडवेज के स्टाफ था, उनका भी इश्यूज था। कुल मिलाकर आधा दर्जन एजेंडे थे, उन पर विचार हुआ और सबको
अब मंजूरी दे दी गई, तो आर्थिक भार तो पड़ेगा सरकार पर। लेकिन मुख्यमंत्री ये वायदे करके, जो चुनावी वायदे भी इनमें कुछ शामिल हैं, और युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों पर अपना प्यार लुढ़ा रहे हैं कि सरकार आपकी पूरी चिंता करिए, आपको राहत दे रही है, आर्थिक मदद दे रही है। तो एक तरह से पहले ही दिन देखिए अचानक कैबिनेट की बैठक हुई और इतनी घोषणाएं हो गई। तो मेरे को लगता है जिस तरीके से मैं कह रहा हूं, एक चीज कहना जरूरी है सौरभ, तीसरी बार की जब बीजेपी सरकार बनी और दूसरी बार नायब सिंह मुख्यमंत्री बने, तो शुरू में मेरे को याद है बीजेपी के एक बड़े नेता पानीपत के कहते थे, मुख्यमंत्री कम बोलते हैं लेकिन मुस्कुराते रहते हैं, दूसरों के मजे लेते हैं। उनकी एक टिप्पणी थी कि मुख्यमंत्री बोलते कम है लेकिन मुस्कुराते रहते हैं, हर बात पे दूसरों के मजे लेते हैं। वो यही मुख्यमंत्री हैं। अब इनके चेहरे पे गंभीरता है, अब परिपक्वता नजर आ रही है, इन पे मैच्योरिटी नजर आ रही है। अब उतना नहीं हंसते, हंसमुख नहीं है, हंसना अच्छी बात है, लेकिन चूंकि जिम्मेदारियों का, जवाबदेही का बोझ है, बहुत सारी चुनौतियां है मुख्यमंत्री के सामने, अब इनके चेहरे से नजर आते हैं। और यही वजह है कि कुछ दिन पहले पानीपत में टोटल टीवी के इंटरव्यू में मनोहर लाल ने भी माना था कि मेरे बारे में कहा जाता था मैं मिलता नहीं, सुनता नहीं। ये मुख्यमंत्री तो मिलता भी है, सुनता भी है, अच्छा मुख्यमंत्री है। मेरे टाइम की योजनाएं चल रही है, कुछ और ऐड होती है, तो मुख्यमंत्री ना तो डमी है ना किसी के कहने पर चलता है। मेरे को लगता है मनोहर लाल की ये टिप्पणी अब बिल्कुल साबित हो रही है, मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और बोल्डली फैसले ले रहे हैं। ठीक है। अब महेश, जो तमाम फैसले हमने देखे नए साल के पहले दिन की शुरुआत पर, क्या माना जाए, जो कुछ मैनिफेस्टो में किए गए वादे थे, कुछ परिस्थितिवश किए गए वादे थे, संदीप लाटर की बात हो, उनकी पत्नी को नौकरी देने की बात हो, तो मिले जुले फैसले थे, कुल मिलाकर एंड यूजर्स या लोगों को ये भरोसा दिलाने की सैनी सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि जनता के हित में सरकार काम कर रही है। देखिए सर, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार एक बात को तो बखूबी समझ गए हैं कि लास्ट मिनट पर अगर आप जनता को रिझाने की कोशिश करेंगे तो वो उतनी असरदार नहीं हो सकती। वो अलग बात है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई, लेकिन जो इस पूरी रणनीति को समझ रहे थे वो इस बात को भी समझ रहे थे लोग कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव लड़ना पड़ा था। और ये कांग्रेस पार्टी की अपनी गलतियां थी और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी गलतियां थी, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को तबाही का सामना करना पड़ा। वरना भारतीय जनता पार्टी भले ही माइक्रो मैनेजमेंट की बात की जाए, भले ही तैयारियों की बात की जाए, देखिए तैयारियों के लिहाज से तो कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो मनोहर लाल खट्टर कह रहे थे, मनोहर लाल खट्टर कह रहे थे कि मेरे बारे में कहा जाता था कि मैं किसी से मिलता नहीं हूं या लोगों की सुनता नहीं हूं। बिल्कुल यही बात थी और यही वजह है कि बतौर मुख्यमंत्री परिवर्तन करना पड़ा था और नायब सिंह सैनी को लाना पड़ा था ताकि कोई ऐसा आए जो मिले भी और सुने भी। और उससे भी बड़ी बात कि ओबीसी जातियों को साधने की बड़ी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी थी। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने गलत निर्णय थे जिसकी वजह से जीती बाजी कांग्रेस पार्टी हार गई। और भारतीय जनता पार्टी भले ही मीडिया में किसी भी तरह की बयानबाजी की जाए और हम भी कहेंगे कि माइक्रो मैनेजमेंट था, लेकिन अगर तबाही कांग्रेस पार्टी की हुई तो अपनी गलतियों की वजह से हुई। और सबसे बड़े जो जिम्मेदार है, पहले भी कई कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर कुमारी शैलजा को मैनेज कर लेते तो फिर जाट और गैर जाट में इलेक्शन तब्दील नहीं होता। और फिर खासकर एक जाति विशेष जिससे कि कुमारी शैलजा संबंध रखती हैं, वो लोकसभा चुनाव में कतारों में खड़ा था कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए। और विधानसभा चुनाव आते आते ऐसा क्या हुआ कि एक भी वोटर जो है जो उस जाति से जो कि कुमारी शैलजा से संबंध रखते हैं, एक भी वोटर तो खैर कहने वाली बात है, लेकिन जो ज्यादातर जो वोटर है अमूमन आप कह सकते हैं कि 97-98% जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के कतारों में खड़े थे। ऐसा क्या हुआ था? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ रहे हैं कि अगर आप लास्ट मिनट में कुछ करेंगे तो इस बार तो बाजी हाथ में आ गई, लेकिन हो सकता है कि अगली बार ये परिस्थितियां ना हो। तो उस तरह की परिस्थितियों को दोबारा पैदा होने से रोकने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी का कर्मचारियों का भी साथ चाहती है। देखिए, आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव की जिस वक्त हरियाणा में काउंटिंग चल रही थी, पहले आधे घंटे का जिक्र करें तो 72 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली थी कांग्रेस पार्टी ने। ये 72 सीटें कौन सी थी? ये 72 सीटें उन कर्मचारियों के बैलेट वोट थे जो कि सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रहे थे। अब वो परिस्थिति दोबारा कभी पैदा ना हो, इसी वजह से अब कर्मचारियों को साधने की मजबूरी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है। और यही वजह कि जातिगत इक्वेशंस को तो साधते ही हैं। जो डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड क्लास का वर्गीकृत आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो
एससी के एक बड़े वर्ग को, कई सारी जातियों को जिसमें वाल्मीकि समाज भी शामिल है और कई दूसरी जातियों के वर्गीकरण के आरक्षण के लागू किए जाने के फैसले के साथ एक पेट वोटर जिसे कहा जा सकता है कि वोट बैंक तैयार हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। तो दो टू का अगर आप इस सवाल का जवाब चाहें तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई एक मौका भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को नहीं देना चाहती जिससे कांग्रेस पार्टी को संबल मिले और दोबारा खड़ा होने का मौका मिले। वीरेंद्र जी, इन फैसलों को किस तरह से देखते हैं? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि क्या ये कहा जा सकता है कि अभी से आगामी रणनीतिक जमीन को मजबूत कर रही है बीजेपी और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जैसे महेश ने भी जिक्र किया और देवेंद्र ने भी जिक्र किया? शुरुआत में भी हमने देखा कि सीएम फेस जब परिवर्तित हुआ था उसका जिक्र देवेंद्र ने किया था। क्या लगता है? देखिए, लाडो लक्ष्मी का जो ये विस्तार किया गया है, निश्चित रूप से मेधावी जो छात्र होंगे उनको प्रोत्साहन देने की योजना है। हालांकि देखिए, जब लाडो लक्ष्मी योजना का चुनाव घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में उल्लेख किया गया था, तब आय की सीमा का उल्लेख नहीं था। तो उसके बाद जब ये घोषणा की गई, जब ये योजना लागू हुई, तब उसमें आय का निर्धारण शामिल था। तो तब कई लोगों में इस बात को लेकर निराशा थी, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत हुई तो इसका स्वागत हुआ। अब मेधावी छात्रों को इसके अंदर जोड़ दिया गया है, तो जो बच्चे हैं जो मेधावी होंगे उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनके अभिभावकों को बल मिलेगा, तो एक अच्छा कदम है। और हालांकि अभी इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि जो आयकर दाता होंगे उनको इस सुविधा का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार का एक अच्छा सकारात्मक कदम है कि प्रतिभाशाली बच्चों को भी इसमें महत्व मिलेगा और उनके अभिभावकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और इसके अलावा जो कर्मचारियों के लिए फैसले हैं, जो रोडवेज कर्मचारियों के लिए निश्चित रूप से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का आधार है, और ASI संदीप लाटर की पत्नी को नौकरी देने का जितनी भी उनकी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उनको नौकरी दी जाएगी। ये एक पुलिस के बल में के अंदर एक अच्छा सकारात्मक संदेश जाएगा। और इससे अलावा एक जो फैसला तो पहले हुआ था उसको कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। 3 जो पंचायतें थी उनको नगर पालिका का दर्जा दिया गया। पानीपत के अंदर कोटा और करनाल में कुचपुरा और अम्बाला में शहजादपुर। तो इस तरह से एक जो है लोगों को अच्छी और प्रशासनिक लाभ मिलेगा। पानीपत जिले में पहले एकमात्र नगर पालिका समालखा थी, अब दूसरी नगर पालिका हो जाएगी पतलोडा की। तो लोगों को जो नागरिक सुविधाएं होती है उसमें विस्तार होगा। और देखिए, जो फैसले होते हैं निश्चित रूप से राजनीतिक आधार पर होते हैं, इनका लोगों को लाभ भी मिलता है, लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं कि जो राजनीतिक रेवड़ियां बांटने की संस्कृति चली आ रही है, फिर इसका आर्थिक पक्ष भी देखा जाना चाहिए। इसका बजट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, लेकिन जो लोग लाभान्वित होते हैं वो इसका स्वागत करते हैं। दूसरे लोग जिन पर टैक्स के रूप में इसका बोझ बढ़ता है वो इसकी आलोचना करते हैं। तो देखिए, सरकार ने अब कई घोषणाएं की हुई हैं। हालांकि महिलाओं के लिए जब नगर निगम चुनाव थे तो ये घोषणाएं की गई थी कि जिन महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी है उनको प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी। अभी तक इस घोषणा का इंतजार किया जा रहा है और आशा की जानी चाहिए कि देर सवेर इस घोषणा पर भी अमल होगा। तो सरकार के फैसले जो भी होते हैं उनका राजनीतिक तौर पर स्वागत ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ तो प्रभाव लाभ मिलता ही है और आगे चलकर भी लाभ मिलेगा। तो लाडो लक्ष्मी योजना का तो अभी और भी विस्तार होगा, इसमें और कई लोग जुड़ेंगे। धीरे धीरे इसको क्रमबद्ध ढंग से सरकार इस योजना का विस्तार करेगी। क्योंकि देखिए, जब दूसरे कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर वायदे के अनुसार इस तरह की योजना लागू नहीं की जा रही, क्योंकि वहां तो वेतन देने के लाले पड़े हुए हैं, सरकार के पास बजट नहीं है। तो इस तरह, लेकिन जो भाजपा शासित राज्य हैं उन्होंने इस दिशा में कारगर कदम उठाया है और अपने संकल्प पत्र के अनुसार अपने वायदे को पूरा कर रहे हैं। तो ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि जो आज एक नववर्ष के दिन जो एक पहल हुई है वो आगे भी अनवरत जारी रहेगी और आम लोगों के हित के अंदर और भी कई कदम हमें दिखाई देंगे। देखिए, अब जो भी होता है बजट के अंदर तो टैक्स लगाया नहीं जाता जी, क्योंकि जब से जीएसटी व्यवस्था लागू हुई है तब से बजट में कर रहित बजट ही पेश होता है। अब जो हरियाणा का बजट आएगा तो वो भी कर रहित होगा। ये काफी वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। तो इसमें अब लोगों को कोई टैक्स का कोई इस तरह का भार या बोझ पड़ेगा वो है नहीं। अब समाज कल्याण की योजनाओं का और विस्तार होगा। अब देखना है कि आगे आने वाले समय में जो संकल्प पत्र में वायदे किए गए थे उनको कब तक पूरा किया जाता है। उम्मीद क्या कर सकते हैं वीरेंद्र जी, क्या पूरा होगा जिस रफ्तार से सरकार काम कर रही है?
देखिए, सरकार की जिस तरह से गति है, जिस तरह से नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं, उससे ये आशा बंधी है कि नायब सरकार इस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगी। और जिस तरह से लाडो लक्ष्मी योजना जिस ढंग से लागू की गई है और इसका धीरे धीरे विस्तार किया जा रहा है, इस योजना का दायरा और भी बढ़ेगा। और भी जो संकल्प पत्र में वायदे किए गए हैं, अब कई तरह से रोडवेज में यात्रियों को सुविधाएं देने की बात है। आम जनता जिस तरह की महिलाओं के लिए भाई कब तक ये योजना लागू होती है, कई तरह की योजनाएं हैं। तो सरकार को अपने आर्थिक संसाधनों को देखते हुए ये इन योजनाओं का विस्तार करना है। कभी ऐसा ना हो जाए कि लाभकारी फैसले लेने के लोकप्रिय जो ये फैसले होते हैं, कई बार सरकार के लिए आगे चलकर घातक साबित होते हैं। तो ऐसी योजनाएं आनी चाहिए जिससे सरकार की आर्थिक जो शक्तिशाली है, जो आर्थिक संपन्नता है, वो भी बनी रहे और लोगों को लाभ भी मिलता रहे। अब लोग जो है कई तरह की अपेक्षाएं करते हैं। अब जो रेवड़ी संस्कृति हुई है, जिस तरह से अब ये राजनीतिक संस्कृति काफी पॉपुलर हो गई है, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। तो मध्यम वर्ग का भी इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आशा की जानी चाहिए कि सरकार अगली बार जो घोषणाएं करेगी वो कुछ ना कुछ मध्यम वर्ग को भी लाभान्वित करेगी। जी, समय बेहद कम है, कुछ समय है। देवेंद्र और महेश, मैं आपसे दोनों से क्लोजिंग कमेंट लूंगा संक्षेप में। देवेंद्र, सरकार के वित्तीय जो बजट है उस पर कितना इसका भार पड़ने वाला है इन योजनाओं के जरिए, क्योंकि कहा जाता है कि सरकार कोई भी योजना लाती है तो उसका प्रत्यक्ष तौर पर भार जो पड़ता है वो सरकार के राजकोष पर पड़ता है। देखिए सौरभ, मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया हैं, फैसले उन्हीं को, क्योंकि उनके चेहरा सामने है। लेकिन ये वित्तीय प्रबंधन पे जरूर ध्यान देना होगा। मैं आपको बताऊं, 1996 में चौधरी बंसीलाल की सरकार बनी थी। शराबबंदी एक बड़ा वायदा था कि शराबबंदी हो जाएगी, हरियाणा में शराब बेचना गैर कानूनी होगा। वो वायदा पूरा किया गया। 1996 में सरकार बनी बंसीलाल की, लेकिन 99 आते आते खजाने की वो स्थिति हो गई और बंसीलाल को ना चाहते हुए फैसला वापस लेना पड़ा। और जब उन्होंने फैसला वापस लिया, बंसीलाल की आंखों में आंसू थे, क्योंकि बंसीलाल के बारे में कहा जाता था पत्थर पे लकीर है। चौधरी बंसीलाल जो कहते थे, उस तरह के मुख्यमंत्री थे। तो उनकी आंखों में आंसू थे कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहला फैसला वापस लिया है, क्योंकि सड़कों की हालत खराब थी, सड़कें टूट गई थी, पैसा नहीं था। तो बीजेपी ने जो चुनावी वायदे किए हैं, जिस तरीके से फटाफट रफ्तार से पूरे करे मुख्यमंत्री, वित्तीय प्रबंधन, चूंकि वित्त मंत्री खुद है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी है, दो बड़े महकमे हैं और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। थोड़ा सा वित्तीय प्रबंधन का जरूर ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि पॉपुलरिटी, जिसको चीप पॉपुलरिटी कहते हैं राजनीति की भाषा में, सस्ती लोकप्रियता के उसका असर, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि 350 करोड़ से अब 4,000 करोड़ का कर्जा हो गया, जैसा भूपेंद्र हुड्डा कर्ज का क्या तोड़ होगा। समय थोड़ा कम है देवेंद्र, समय का भाव रोक रहा हूं मैं। महेश, शॉर्ट में कम है, बढ़ रहा है, तो मुख्यमंत्री को इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है महेश, शॉर्ट में। देखिए, मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ और समझने की जरूरत पड़ेगी। स्टार लगाकर क्या कुछ इसमें कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगी, वो भी देखने समझने की जरूरत पड़ेगी। और साफ तौर से मैं बात कह सकता हूं कि परिवार पहचान पत्र को लागू करके एक इस तरह की जटिल व्यवस्था यहां पर कर दी। और मैंने तो हर बार कहा कि ब्लैकमेलिंग एक तरीके से की जा रही है सरकारों की तरफ से परिवार पहचान पत्र को लेकर। बहुत शॉर्ट में मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अभी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही जा रही थी, तो रजिस्ट्रियां लोगों ने करवाई, क्योंकि जो रजिस्ट्री का जो स्टाम्प ड्यूटी थी वो महिलाओं के लिए कम रखी गई थी। और इसी वजह से घर की महिलाओं के नाम जो है रहने वाले घर, मकान, दुकान लोगों ने करवाए। अब परिस्थिति क्या है कि परिवार पहचान पत्र में उसी महिला की आय 3 लाख से कम परिवार पहचान पत्र का पोर्टल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप शहर में 200 गज का मकान है आपके नाम पर, तो आप 3 लाख से कम तो कमा ही नहीं सकते। जबकि 3 रुपए वो महिला नहीं कमा रही है, लेकिन पोर्टल उससे नीचे नहीं लेकर जाएगा, आपके नाम पर प्रॉपर्टी है। तो ये इस तरह की मुझे लगता है कि टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आपने ए को चुना तो बी चला जाएगा, और बी को चुना तो बाकी सब चला जाएगा। बहुत ही ये घोषणाएं जो है अलग तरीके से हो रही है, लेकिन जब इन्हें एग्जीक्यूट करने की बात आती है, देने की बात आती है, तो परिवार पहचान पत्र में इस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई है कि वो लोगों को नहीं मिलता है। और मिलना चाहिए, ये बेहद अहम बात है, और मिलना चाहिए। साथ ही सरकार को वित्तीय प्रबंधन का भी बहुत खास ध्यान रखना होगा और हर व्यक्ति को उसका फायदा हो, इसका संतुलन बनाकर रखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने की। नए साल में नए तोहफे जरूर सैनी सरकार दे रही है, एंड यूजर्स तक, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक कितना इसका लाभ होता नजर आएगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में भी अगले बस इतना ही। नमस्कार।